वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट में किसानों युवाओं के लिए बड़े ऐलान। उत्तराखंड में बादल फटे और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार करेगी मदद। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश। सीएम धामी बोले, केंद्रीय बजट 2024-25 में मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाना ऐतिहासिक निर्णय। देश के गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यम और अधिक होंगे सशक्त। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की धूम। जल लेने के लिए हजारों कांवड़िए पहुंच रहे हरिद्वार। 27 जुलाई से होगा डाक कांवड़ को लेकर पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट। 12वीं तक के सारे स्कूल किए गए बंद। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर योजना के सैनिकों को 4 साल की सेवा पूरी करने पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और इस बात पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर केंद्र में एनडीए की सरकार आती है तो निश्चित रूप से अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव किए जाएंगे। और उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ सैन्य धाम भी बन रहा है, जिसे देखते हुए विपक्ष को अपनी भ्रांतियां बंद करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोत सिंह उनसोला ने कहा कि मुख्यमंत्री ये तो बताएं कि अग्निवीरों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जबकि अग्निवीर योजना को मात्र खिलौना बनाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट में श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने निष्पष्ट तौर पर कहा है कि अब की बार हम इसमें चेंजेस करेंगे और अग्निवीर में, क्योंकि हमारा उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर सैन्य धाम का भी निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि 5वां धाम यहाँ पे सैन्य धाम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था। तो इस प्रकार से जो ये भ्रांति फैला रहे हैं उसको बंद करना चाहिए। और आरक्षण की जहां तक बात है तो जो हमारे सेना के जवान वहां पे अग्निवीर की योजना के तहत जाते हैं, आने के बाद उनके लिए किस किस चीजों में आरक्षण किया जाए, जैसे एयरफोर्स में और सरकारी नियुक्ति में, इन सब चीजों को लेकर विचार कर रही है सरकार। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अग्निवीर 4 साल के लिए क्या देंगे, 4 साल के बाद क्या किसको ट्रीट करेंगे, कौन से जो है वो अग्निवीर जो 25% जो है रेगुलर सर्विस में जाएंगे, उसके बाद 75% को अग्निवीर को कौन सा कितना प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रावधान बताते हो, ये तो बताएं। धामी जी ये बताएं कि अग्निवीरों को कितने प्रतिशत, 20%, 30%, 40%, कितने प्रतिशत का आरक्षण देंगे और कौन कौन सी सर्विसेज में जो है उनको जो है वो समायोजित करने की बात की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन ने बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर तहसील परिसर का घेराव किया और लिखित में मांगे सौंपी। बता दें कि तहसील में बाढ़ से धान, गन्ना और अन्य फसलों में बहुत नुकसान हुआ है, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सर्वे की मांग की है। साथ ही 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग करते हुए बताया कि 24 से 30 क्विंटल धान प्रति एकड़ पैदा होता है, जो इस आपदा में तबाह हो गया और जिसका सर्वे अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। भारतीय किसान यूनियन ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। मामला है आज से 10-12 दिन पहले जो बाढ़ आई है खटीमा क्षेत्र में, इससे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसानों के घरों में 5-5 फुट पानी और ऐसी आफत बरसी है जो फसलें हैं बिल्कुल तबाह हो गई हैं। और शासन और जो प्रशासन है इसके कान में यूं भी नहीं रेंग रही है। अभी 15 दिन हो गए हैं, अभी तक टीमों का गठन हो रहा है और ये कह रहे हैं अभी 15 दिन और चाहिए। किसान तो तब तक दोबारा धान लगा लेगा, उसका मुआवजे कहाँ देंगे, ये खाली लीपापोती की जा रही है। आज हम किसान इकट्ठे होकर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में एसडीएम साहब को चिताने आए थे। अगर शासन प्रशासन की आंखें नहीं खुली जल्दी तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे बहुत तगड़ा, जिससे रास्ते भी ब्लॉक करेंगे, तहसील भी बंद करेंगे, हो सका तो ताला भी लगाएंगे। देखिए 8 तारीख को जो बाढ़ आई थी खटीमा में, उससे बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। कोई ऐसा गाँव नहीं बचा जहाँ किसानों मजदूरों का नुकसान नहीं हुआ। 10 तारीख को हमने यहाँ ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को, मुख्यमंत्री जी के नाम। उस समय एसडीएम महोदय ने ये कहा था कि वादा किया था कि हम कल से हमारी जो टीम है वो जा रही है और बहुत जल्दी इसका सर्वे कर लिया जाएगा और जो भी मुआवजा है
वो किसान दिया जाएगा किसानों को और मजदूरों को। मगर आज 15 दिन हो गए, इनके सिर पे जूं नहीं रेंग रही। ये जितना खटीमा तहसील है, मैं बस्ट कहूँगा इसको, यहाँ के जितने पटवारी हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं, अपने चाहताओं को चेक दे रहे हैं, और जो उनको नहीं जानने वाले उनको मजदूरों की उंगली तक उन्होंने खुद नहीं ली। और 15 दिन के बाद जो है अभी तक किसानों का कोई सर्वे नहीं हुआ। वो आपके लोगों के लिए असहनीय है, इसको सब समझ रहे हैं, और आप उसी पीड़ा को देखते हुए जब आपसे नहीं सुनी गई है या अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है तो आप तहसील कार्यालय में आने पर मजबूर हैं। और उसके लिए जो आपको पद तक हम सहायता नहीं पहुंची है या अपेक्षित सर्वे नहीं हुआ है तो मैं तहसील प्रशासन की तरफ से जो है क्षमा मांगता हूं। लेकिन फिर भी आप देखो, पटवारी भी जो है हमारे तहसील की अपेक्षा जो है कुल 14 पटवारी तहसील में काम कर रहे हैं, और जबकि नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाढ़ आई, 2 कैजुअलिटी भी उस दिन हुई थी, आपको पता होगा, वो जमोर में, और उस दिन SDRF NDRF के साथ में सारे लोग लगे हुए थे, हम लोग भी लगे, आप लोग भी लगे। आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को बचाने की। हम लोग पहले गाँव का सर्वे किया था, और जैसे जैसे हम लोग इस पीड़ा से बाहर निकलेंगे, आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सभी गाँव को समुचित सर्वे होगा। चमोली जनपद के उच्च हिमालयी भ्यूटार वैली में स्थित विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में दिनों खिले रंग बिरंगे अल्पाइन हिमालयी पुष्प सैलानियों और प्रकृति प्रेमियों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। आजकल फूलों की इस खूबसूरत प्राकृतिक घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य चरम पर है। हालांकि घाटी में पुष्पों की क्यारियां पहले से कम नजर आ रही हैं, बावजूद इसके अगर बारीकी से देखें तो करीब 45 से 50 प्रजाति के पुष्प पर्यटक के 4 किलोमीटर के ट्रैक में आराम से देख सकते हैं। जैव विविधता और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध इस नंदन कानन में आजकल पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। पूरी घाटी में मौसम पल पल में रंग बदल रहा है। यहाँ प्रकृति प्रेमी कोहरे से ढके पुष्प वाटिकाओं को निहारने के साथ साथ जमकर पुष्पों के साथ फोटोग्राफी, सेल्फी और रील बनाकर घाटी में जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो कावड़ मेला शुरू हो गया है, मगर कई दिन पहले से ही यहाँ पर कावड़ मेले की रौनक दिखाई देने लगी थी। कावड़ मेले के दौरान यहाँ पर विभिन्न तरह की कावड़ देखने को मिल रही है, और ऐसी एक कावड़ जो दिल्ली के उस्मानपुर गांव से लेकर शिव भक्त आए हैं और जो लेकर रवाना हुए हैं। यह कावड़ 50 के नोटों से तैयार की गई। इसमें 53,000 के 50 के नोट लगाए गए हैं, और नोट खराब ना हो इसको लेकर पूरी कावड़ को पन्नी से कवर किया गया है, जिससे बरसात आदि में कावड़ खराब ना हो। और इस कावड़ को लेकर उस्मानपुर के 6 शिव भक्तों का एक दल हरिद्वार पहुंचा है, जिसका नेतृत्व मोनू कावड़िया कर रहे हैं। मोनू ने अकेले ही यह पूरी कावड़ तैयार की है। नोटों की कावड़ लेकर आए कावड़ियों का कहना है कि पिछली बार 20 के नोट की कावड़ लेकर आए थे और इस पर 50 के नोट की कावड़ लेकर आए हैं, और अगर भोले ने चाहा तो अगली बार हो सकता है कि 100 के नोट की कावड़ लेकर आएंगे। इससे पहले 20 के नोट की कावड़ लाए थे, अब 50 के नोट की कावड़ लाए, तो जोड़ा हो जाएगा। अगली बार बाबा माली के 100 के नोट की तैयारी करेंगे। तो बोले 55,000 रुपए कैश लगे कावड़ से अलग। उसको 1 तारीख को पहुंच जाएंगे शाम तक जल ब्रह्मपुरी में मोनिया मंदिर। चलिए इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। कावड़ यात्रा में होने वाले विवाद को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि कावड़ यात्रा एक तीर्थ मार्ग है और यहां सभी को भक्ति भाव के साथ यात्रा करनी चाहिए, लेकिन हर साल ऐसी खबरें सामने आती हैं। कावड़ यात्रा में 2 पक्षों को लेकर विवाद हो गया, और इसी को देखते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने कावड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें, मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वर्षों के अनुभव के आधार पर इस वर्ष भी व्यापक हम लोगों ने प्रबंध किए। लगभग 7,000 कर्मी टोटल जो है सुरक्षा बलों के, सिविल पुलिस के, आम पुलिस के, पीएसी के, एसडीआरएफ, हमारी सीआरपीएफ है ना, सभी बलों के लोग इसमें एक साथ टीम वर्क में काम कर रहे हैं। और इसके संबंध में 1 तारीख को मेरे द्वारा देहरादून में एक मीटिंग की गई थी। उसके बाद यूपी के चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब के स्तर पे मेरठ में एक मीटिंग की गई थी।
तो जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है उसकी भी हमने तैयारी कर ली है, ट्रैफिक प्लान की तैयारी हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार जो इस वर्ष हमने प्रबंध किए हैं वो बिल्कुल कारगर सिद्ध होंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो भी कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालु आते हैं, शिव भक्त आते हैं, एक तो वो अच्छे वातावरण में यहाँ अपना यात्रा सकुशल संपन्न करें। लोहाघाट के बिसुम क्षेत्र के मुंदेला ढेक ग्राम सभा के मल्ला ढेक तोक में पिछले 6 महीने से पानी न आने के कारण हाहाकार मचा हुआ है, जिस कारण गांव की आक्रोशित महिलाएं मनीषा ढेक के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंची और जल निगम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। लोहाघाट एसडीएम रिंकू बिष्ट से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर पेयजल उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। महिलाओं ने कहा कि पिछले 6 महीने से उनके गांव में पानी नहीं आ रहा है, जिस कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं। महिलाओं ने कहा कि अब बरसात का मौसम शुरू हो गया और उसके बावजूद भी उनको पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। महिलाओं की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम रिंकू बिष्ट ने जल निगम के अधिशासी अभियंता को पेयजल लाइन ठीक कर ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बिल्कुल नहीं आ रहा है, 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। कितना परेशान हो रखा है, 6-6 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं, बेरोजगार हैं, कितनों के काम चल रहे हैं। हम पानी 2 दिन आ रहा है, फिर कह रहे हैं पानी आएगा, परसों को आने वाला है, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, फिर थोड़ा पानी दे रहे हैं, फिर बंद कर दे रहे हैं। 6 महीने से आज आ जाएगा, ठेकेदार से कह रखा है, काम चल रहा है, पाइपलाइन जुड़ गई है, कल को आने ही वाला है, रोज रोज ठगते हैं हमको। मल्ला ढेक की जो महिलाएं आज पानी न आने के कारण परेशान थी, तो उनके द्वारा तहसील में विभागीय अधिकारियों के साथ में वार्ता की गई और विभागीय अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वो ग्राम सभा में इसकी बैठक करेंगे। कुछ पुरानी पेयजल योजना की लाइन है, उसको बदलने की बात है, उसके लिए उनके पास फंड उपलब्ध है और शीघ्र ग्राम सभा में इसकी बैठक करके इसका समाधान। देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी सोनिका ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। वहीं इस बीच जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि हमारे पास करीब 80 से अधिक शिकायतें आई हैं और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामले भी इस बार देखने को मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पर जल भराव हो रखा है उस क्षेत्र के लोग भी जनता दरबार में आए थे और हम कोशिश कर रहे हैं इसका जल्द से जल्द निस्तारण कर सकें। आज हमारे यहाँ पे 80+ शिकायतें आई हैं और सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो भी आए हैं। बिजली, पानी, आपदा से रिलेटेड, क्योंकि बरसात ज़्यादा हो रही है तो कुछ जहाँ पे जल भराव का इशू था उस जगह से भी कुछ लोग यहाँ पे आए थे। तो इस तरह से हर तरह की शिकायत आई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण करें। सावन महीने की शुरुआत के साथ हरिद्वार में कांवड़ मेले का आगाज हो गया। हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन कर कांवड़ मेले की शुरुआत की और मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना की। प्रशासनिक दल बल के साथ पहुंचे डीएम और एसएसपी ने हर की पैड़ी पर गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ गंगा पूजन किया। डीएम ने कहा कि कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत हुई है। शुरुआत से ही शिव भक्त कांवड़ियों में भरपूर उत्साह देखा जा रहा है। सभी शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो और कांवड़ मेला निर्विघ्नता से संपन्न हो, इसके लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई है। सोमवार के साथ ही आज हमारी कांवड़ की जो यात्रा है जो लगभग 10 दिनों तक चलेगी वो शुरू हो गई है और आज इसी उपलक्ष्य में जिला प्रशासन, अपने एसएसपी साहब, सारी टीम हमारी गंगा सभा के साथ हम लोगों ने गंगा मैया की पूजा अर्चना की है। माता से हम लोगों ने एक आशीर्वाद मांगा है कि जितने भी श्रद्धालु हमारे हरिद्वार में कांवड़ लेने आए अपनी श्रद्धा के साथ, उनकी मनोकामना पूर्ण हो और ये कांवड़ की पूरी यात्रा जो है बड़े सफल रूप से सकुशल हमारी संचालित हो। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जगहों पर आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सुबह से ही कई जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया, सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया और प्रदेश भर में जारी बारिश की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी दिए।
लक्सर में लेखपाल के साथ मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी पर ग्राम प्रधान संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापपुर के ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी पर लक्सर कोतवाली के सामने जमकर नारेबाजी की, जहां लेखपाल पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर डीएम से लेकर सीएम तक शिकायत करने की चेतावनी दी। हमारा प्रधान संगठन लक्सर ब्लॉक और बहादुराबाद ब्लॉक के तमाम सम्मानित प्रधान यहाँ पर इकट्ठे हुए और ग्राम प्रधान को जो एफआईआर उनके खिलाफ हुई और उसको अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ हम यहाँ पर इकट्ठा हुए और जो लेखपाल ने उसी के घर, हमारे जो दलित प्रधान थे उनके घर बदतमीजी की, महिला के साथ कपड़े फाड़े गए, उसकी हमने तहरीर दी थी। उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती आज, तो कल हमारा प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिलेगा, चाहे यहाँ से हमें डीएम से लगा के सीएम तक मिलना पड़े, लेकिन प्रधान को हम प्रताड़ित नहीं होने देंगे और उसके परिवार के की जो तहरीर है उस पर खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, यही धरना देंगे। प्रधान के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है बिल्कुल। यह हमारी जानकारी में हमारा पूरा प्रधान संगठन, चाहे वो ब्लॉक बहादुराबाद हो, चाहे वो भगवानपुर हो, चाहे वो हमारा लक्सर ब्लॉक हो, हम इकट्ठे होंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अगर हमारे प्रधान को इंसाफ नहीं मिला, हम चाहे हमें सीएम कहीं भी जाना पड़े, डीएम जाना पड़े या फिर किसी भी स्तर तक हमें लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। हम प्रधान के साथ है। मांग हमारी यह है, अगर हमारे प्रधान पे मुकदमा दर्ज हुआ तो मुकदमा दर्ज हमारे इस पे पटवारी पे भी होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। लड़ाई अगर कुछ ना कुछ होगा तो पटवारी की भी कहीं ना कहीं गलती होगी, ऐसा नहीं है सिर्फ एक प्रधान की गलती है। नई दिल्ली स्थित संसद भवन में संसद बजट सत्र के पहले दिन सांसद राज्यसभा और भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बंसल ने शून्यकाल में गंभीर विषय उठाया। डॉक्टर नरेश बंसल ने आपातकाल से संबंधित विषय उठाया। डॉक्टर नरेश बंसल ने सदन के माध्यम से सरकार से मांग की कि वर्तमान पीढ़ी को आपातकाल के दौरान संघर्ष से अवगत कराने के उद्देश्य से देश में व्याप्त परिस्थितियों, दमन और तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम का विरोध करने के लिए लोकतंत्र सेनानियों के दृढ़ संकल्प पर अध्याय स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। डॉक्टर नरेश बंसल ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और उस समय रक्षक ही भक्षक बन गए थे। आजादी के बाद इसे लोकतंत्र की दूसरी आजादी का भी नाम दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम की तरह लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष के इतिहास को भी स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय रक्षक ही भक्षक बन गए थे। आज़ादी के बाद इसे लोकतंत्र की दूसरी आज़ादी का नाम भी दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल में देश के लोकतंत्र पर कलंक लगाया था। आपातकाल 21 महीने तक चला था, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता का हनन, असहमति का दमन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कुचला गया था। इसके साथ ही हजारों लोगों को बिना कारण के जेलों में ठूस दिया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि आम मैंने खाए लेकिन मुंह किसी और के पके हैं। जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि अगर हरीश रावत का इस तरह का बयान आता है तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी है। वहीं उन्होंने कहा कि हरीश रावत का कहना है कि मैं तो दिन के उजाले में गया था, रात के अंधेरे में तो कांग्रेस को बताना चाहिए था कि रात के अंधेरे में कांग्रेस में क्या होता है। हरीश रावत जी को ये लोग अपने बहुत आदर्श मानते हैं, कांग्रेसी नेता, और बार बार हरीश रावत जी इनको ये जताते हैं कि इनके कांग्रेस के अंदर अंतर्गाने बहुत ज्यादा कलह चल रही है। और हरीश रावत जी का जो ये बयान आया है वो ये साफ साबित करता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैं देख रही थी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ जी के बयान को लेके ये लोग काफी ज्यादा बातें कर रहे थे। तो सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके खुद बात पर छेद सामने आ गया और सामने आके ये दिखा दिया कि हरीश रावत जी खुद ही इनको इशारों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। और ये तक कह रहे हैं मैं तो दिन के उजाले में एक पार्टी करने गया था, रात के अंधेरे में पता नहीं क्या क्या होता है। तो पूछते हैं हम सभी और सारी जनता भी जानना चाहती है कि क्या होता है रात के अंधेरे में कांग्रेस में और कांग्रेस के कार्यालय में, जरा वो भी उजागर किया जाए।
खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी आचार्य के साथ मिलकर खटीमा क्षेत्र के मेला घाट पर छापेमारी की, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में एक्सपायरी डेट का सामान मिला, जिसको तहसीलदार हिमांशु जोशी ने सीज कर दिया। वहीं संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है कि दरअसल कुछ दिन पहले मेला घाट रोड राजीव कॉलोनी में आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए प्रशासन ने खाद्य सामग्री बांटी थी, जो एक्सपायरी डेट की और घटिया किस्म की थी, जिस पर संबंधित ठेकेदार और दुकानदार पर प्रशासन ने कार्रवाई की। वही हिमांशु जोशी का कहना है कि कोई भी दुकानदार, मिष्ठान भंडार वाला या टाट वाला या कोई दुकानदार एक्सपायरी डेट का सामान न बेचे, अन्यथा उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खटीमा में बहुत सारा एक्सपायरी सामान मिलने की शिकायतें आ रही थी। उसी क्रम में मेला घाट की दुकानों में और मेन चौराहे की दुकानों में छापेमारी की गई हमारे द्वारा। साथ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आचार्य भी थे और इसमें कई दुकानों को चालान किया गया है, नोटिस दिए गए हैं। इसमें मुख्य जो हमारा मार्केट है उसकी आशीष अग्रवाल और विकास अग्रवाल की दुकानें जो अपना घर वाली हैं, उनमें भी कार्रवाई की गई है। बड़ा पैमाने पर खाद्य तेल और अन्य खाने का सामान पाया गया। आगे भी हमारी छापेमारी जारी रहेगी और सभी को चेतावनी दी जाती है जो भी इस तरह के खाद्य संबंधी सामान बेच रहे हैं, चाहे वो मिष्ठान भंडार वाले हों या चाट वाले हों या किराना स्टोर वाले हों, इस प्रकार का सामान आपूर्ति करना बिल्कुल बंद करें, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में देर रात से कई स्थानों पर जमकर बारिश हो रही, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग का औचक निरीक्षण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जिलों के अधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से हालातों का जायजा लिया। वही सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के कई स्थानों पर हो रही बारिश का औसतन 35% अधिक है, जिससे कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। साथ ही नदियों का जलस्तर भी इससे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। वहीं उन्होंने 4 धाम मार्गों को लेकर कहा कि जो सड़कें बंद हो रही हैं उनको जल्द ही खोलकर सुचारू किया जा रहा है, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना न करना पड़े। अल्मोड़ा में, उधम सिंह नगर में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, चंपावत, देहरादून, बागेश्वर और हरिद्वार, इन जनपदों में कल से बरसात हुई है। औसत से ज़्यादा बरसात हुई है। लगभग औसतन अगर देखें पूरे राज्य का तो लगभग 35% से ज़्यादा बरसात हुई है। इस कारण कहीं कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। देहरादून के कुछ निचले इलाकों में जो ISBT के पास में और कुछ और इलाकों में हुई है। टनकपुर के पास में जलभराव हुआ है। तो कुछ नदियों का जलस्तर भी थोड़ा सा ऊपर उठा था, लेकिन अभी नदियों का जलस्तर सामान्य हो रहा है हमारा, उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। और जहाँ भी जलभराव हो रहा है वो पानी का वेग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो अभी कोई खतरे की बात नहीं है। अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है सब जगह। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी है। प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। वही देर रात से राजधानी देहरादून में हो रही बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। शहर के इलाकों में जलभराव की समस्या से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वही जलभराव की समस्या को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि लोकल बॉडीज में 15-15 साल से इनके मेयर हैं। देहरादून में इनका मेयर है, हल्द्वानी में भी इनका मेयर है, वहीं काशीपुर में इनका मेयर है, रुद्रपुर में है। वह क्या कर रहे हैं? देहरादून का पुराना स्वरूप स्मार्ट सिटी के नाम पर था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। कि लोकल बॉडीज में भी 15-15 साल से इनके मेयर हैं। देहरादून में इनका मेयर है, हल्द्वानी में इनका मेयर है, काशीपुर में इनका मेयर है, रुद्रपुर में इनका मेयर है और इन्हीं शहरों की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम आपने देखा पूरा कोलैप्स कर गया। देहरादून शहर पहले ज़माने में एक बूंद पानी अगर राजपुर गिरती थी तो लक्की बाग पहुँचती थी, ये स्थिति थी। लेकिन सरकार जब से भाजपा की आई है या भाजपा के मेयर बने हैं, कोई स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कोई कुछ बनाने की बात करते हैं, लेकिन इतना हमारा आरोप जरूर है कि जो देहरादून का पुराना स्वरूप था उसको भी बिगाड़ने का काम इस सरकार ने किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।